क्लास। हम लोग ट्रेड बैरियर्स के बारे में कल डिस्कस कर रहे थे। कल मैंने आपको काफ़ी कुछ ट्रेड बैरियर्स के बारे में बता दिया था। आज जो ये ट्रेड बैरियर्स का है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स के अलावा और जो नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और ट्रेड बैरियर जो हमारा टॉपिक है इसको मैं आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले सिंगल कॉलम टैरिफ की। देखिए सिंगल कॉलम टैरिफ क्या होता है कि अंडर दिस सिस्टम टैरिफ रेट्स आर फिक्स्ड फॉर वेरियस कमोडिटीज। हमारी जितने भी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, हम उनमें सभी प्रकार के जितने भी हमारे टैरिफ हैं, सब हर गुड्स में एक सिंगल टैरिफ फिक्स कर देते हैं और उसी टैरिफ के अनुसार जो है अपने गुड्स को दूसरे गुड्स से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपके गुड्स हैं, चाहे वो केमिकल गुड्स हो, चाहे वो पेट्रोलियम गुड्स हो, चाहे वो ईटेबल गुड्स हो, किसी भी प्रकार के गुड्स होते हैं तो उनका एक टैरिफ हम सेट कर देते हैं कि हम इसी टैरिफ के अनुसार गुड्स को मंगाएंगे और इसी टैरिफ के अनुसार ही हम जो है इंपोर्ट अपना दूसरे देशों को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डबल कॉलम टैरिफ। डबल कॉलम टैरिफ में क्या करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट के हम दो टैरिफ डिसाइड करते हैं। जैसे जो देश हमारे फ्रेंडली देश हैं, जो देश हमारे मित्र देश हैं, उनको कम टैरिफ पे प्रोडक्ट बेचते हैं, और जो देश हमारे जिनसे हमारा ऐसा नॉर्मल ट्रेड चलता है उनको हम उसी रेट में जो है प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिपल कॉलम टैरिफ। ट्रिपल कॉलम में होता है कि देखिए गुड्स जो आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं उनके तीन प्रकार के आप जो है टैरिफ फिक्स करते हैं। पहला तो जो गुड्स आप अपने फ्रेंडली देशों को देते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो आपके जैसे जितने भी ट्रेडिंग नेशंस है, जो पार्टनर्स है, आप उनको जो ट्रेड देते हैं। और तीसरा जो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको गुड्स जो है उनको देनी होती हैं और वो आपसे लेके किसी और देश को बेचते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम टैरिफ। ट्रिपल कॉलम टैरिफ एक बार फिर से बता दे रहा हूं। इसमें पहला तो आप जो अपने फ्रेंडली देशों को बेचते हैं। दूसरा जो जिन देशों से आपके व्यापारिक संबंध जो आप उनको बेचते हैं। तीसरा जो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को गुड्स बेचते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ओपेक कंट्रीज हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया या डब्ल्यूटीओ हो गया। तो इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए आप अलग जो है टैरिफ डिसाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर, बेनिफिट्स ऑफ टैरिफ टू द होम कंट्री। देखिए अगर हम टैरिफ लगाते हैं तो उससे जो कंट्री ट्रेड कर रहा होता है उसको क्या फायदा मिलता है। इंपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड आर डिस्करेज्ड और इवन एलिमिनेटेड टू कंसीडरेबल एक्सटेंट। जब हम टैरिफ लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि इंपोर्ट यानी जो गुड्स हम परचेज करते हैं विदेशों से उसमें कमी आती है। कमी के साथ साथ काफी ये देखा गया है कि लोग इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं, यानी गुड्स को मंगाना बंद कर देते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट नहीं करना है। तो जितना कम से कम हम इंपोर्ट करेंगे उतना हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही बेहतर है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन इज गिवन टू द होम इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दिस फैसिलिटेट्स एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जब हम ट्रेड बैरियर्स को बढ़ाते हैं, टैरिफ्स को इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारी देशी कंपनीज यानी जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको एक बूस्टअप मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वो अपने प्रोडक्ट को और कम टैक्सेस में मैन्युफैक्चर करती हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन से क्या होता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होता है। हमारा जो गुड्स है वो हम तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ ही साथ विदेशों में भी उस गुड्स को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स। देखिए जो विदेशी सामान का इस्तेमाल है उसमें थोड़ी कमी आती है क्योंकि आप जब इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपकी कंट्री में जो फॉरेन गुड्स है वो नहीं आ पाएगा, और जब फॉरेन गुड्स नहीं आएगा तो आपकी जो जनता है वो आपके द्वारा, आपकी कंपनियों द्वारा बनाए गए डोमेस्टिक गुड्स का ज्यादा इस्तेमाल करेगी, जिससे आपकी देश की इंटरनल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और आपकी जो इंपोर्ट पे निर्भरता है वो कम हो जाएगी क्योंकि हमें इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को इनहांस करना है। टैरिफ ब्रिंग्स इन सब्सटेंशियल रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, और सरकार को इससे काफी ज्यादा फायदा हासिल होता है। ठीक है, जो सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है काफी ज्यादा उसको फायदा होता है क्योंकि सरकार लोकल टैक्स कलेक्ट करती है, तो लोकल लेवल पे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इससे आपकी देश की जो एम्प्लॉयमेंट है यानी
जो बेरोजगारी दर है वो भी कम होती है, लोगों को नौकरी मिलती है और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके देश का काफी मजबूत होता है, काफी बैलेंस्ड हो जाता है और आप एक डेवलपिंग कंट्री यानी एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री तक का जो सफर है वो आपका काफी आसान और सिंपल हो जाता है। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर में नॉन टैरिफ बैरियर्स अब ऐसे हैं कुछ जो नॉन मॉनेटरी जिनको हम कह सकते हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हम कह सकते हैं। पहला है जिसमें इंपोर्ट कोटा। ठीक है, एक एक के बारे में हम बात करेंगे। इंपोर्ट कोटा है, दूसरा है इंपोर्ट लाइसेंसिंग, तीसरा है काउंसलर फॉर्मेलिटीज, चौथा है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट थ्रू ट्रेडिंग ब्लॉक्स, पांचवा है कस्टम रेगुलेशंस, सिक्स्थ है स्टेट ट्रेडिंग। और पहला शायद मैंने गलत बोल दिया था, पहला है आपका कोटा सिस्टम। ठीक है, तो कोटा सिस्टम, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, काउंसलर फॉर्मेलिटीज, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट थ्रू ट्रेडिंग ब्लॉक्स, नेक्स्ट कस्टम रेगुलेशंस और सिक्स्थ है आपका ट्रेडिंग स्टेट ट्रेडिंग। ठीक है, कोटा सिस्टम देखिए, कोटा सिस्टम में क्या होता है कि कोटा सिस्टम भी अलग अलग प्रकार का होता है। पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कोटा क्या होता है। कोटा वर्ड से आप जानते हैं कि हर प्रोडक्ट का एक कोटा होता है, यानी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज्यादा ना ही आप बेच सकते हैं उसको और ना ही आप उसको खरीद सकते हैं। तो सरकार हर प्रोडक्ट पे एक कोटा लगा देती है कि अगर आपको सेल करना है तो इसी कोटा यानी इसी लिमिट के अंदर ही आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना और खरीदना होगा। Types of quota are tariff quota. पहला है tariff quota. It combines the features of the tariff as well as the quantity here. The imports of commodity up to a specified volume are allowed duty free or a special low rate of duty. इसमें क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे या सेल करेंगे या इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको सरकार उसमें जो ड्यूटी है यानी जो उसमें टैक्स है उससे आपको फ्री कर देगी। आपको किसी भी प्रकार का सरकार को टैक्स नहीं देना होगा। जब भी देश में किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है या इमरजेंसी बेसिस पे होती है तो सरकार उस पे से अपना टैक्स हटा लेती है। जैसे सरकार ने इस समय ऑक्सीजन अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन अगर आप मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सरकार ने उस पे से अपना कोटा हटा लिया है। पहली बात तो लिमिट हटा दी है, दूसरी बात कस्टम ड्यूटी को भी सरकार ने हटा दिया है ताकि आप कम दामों पे ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर या ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आप मंगा सकें। Next is unilateral quota. In a unilateral quota system, a country fixes its own ceiling on the import of particular item. इसमें क्या होता है कि देश अपने आप ही एक प्रोडक्ट पे एक तय कर लेता है कि मुझे इससे ज्यादा इस प्रोडक्ट का उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम एक बहुत ही डेंजरस चीज है। यूरेनियम से हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं और देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना ही सकते, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते। तो सरकार ने अपने आगे कैप लगा रखा है यानी कि इससे ज्यादा मुझे जो है इस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसका प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा इसके मिस यूज का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज बायलेटरल कोटा। बायलेटरल कोटा ये होता है कि जो प्रोडक्ट बेचता है और जो प्रोडक्ट खरीदता है दोनों देशों में एक लिमिट होता है, यानी बेचने वाला देश भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं खरीद सकता और खरीदने वाला देश भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं खरीद सकता है। तो इसको बोलते हैं बायलेटरल कोटा, जो दोनों देश फॉलो इसको करते हैं। क्लियर? अब इंपोर्ट लाइसेंसिंग की बात करते हैं। इन दिस सिस्टम इंपोर्ट्स आर अलाउड अंडर द लाइसेंस। देखिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। देखिए सरकार हर एक चीज का लाइसेंस देती है। जिस तरीके से आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता है तो आप एक लीगल पर्सन हो जाते हैं व्हीकल को ड्राइव करने के लिए। उसी प्रकार जितने भी हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं सरकार उनको भी लाइसेंस देती है, क्योंकि उनको लाइसेंस देने से क्या हो जाता है, सरकार को ये क्लियर हो जाता है या जिस भी देश में हम व्यापार करते हैं उनको ये क्लियर हो जाता है ही इज अ वैलिड इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। क्लियर?
In this, importers have to approach the licensing authorities for permission to import certain commodities. देखिए इंपोर्टर को जो है सरकार के पास खुद जाना पड़ता है, सरकार के पास खुद पहुंचना पड़ता है और सरकार से गुजारिश करनी पड़ती है कि आप हमें लाइसेंस देने की कृपा करें, जिससे कि उस लाइसेंस को मैं जो है अपने देश मतलब उस लाइसेंस को मैं जो है किसी दूसरे देश से व्यापार करने में इस्तेमाल कर सकूं। Such import licenses are practiced in many countries. लाइसेंस हर देश देता है। देखिए इंपोर्ट लाइसेंस हर देश अपने देश के इंपोर्टर एक्सपोर्टर को देता है, क्योंकि जब तक वो लाइसेंस मिलेगा नहीं तब तक आप लीगल इंपोर्टर या एक्सपोर्टर नहीं कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज काउंसलर फॉर्मेलिटीज। देखिए some importing countries impose strict rules regarding the consular document necessary to import goods, such as document include import certificate, certificate of origin and certified consular invoices। देखिए कुछ देश ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो जितना भी आप इंपोर्ट करते हैं, जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं उनके लिए उनको चाहिए होता है पेपर, जैसे इंपोर्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और काउंसलर इनवॉइसेस। ये सारे डॉक्यूमेंट होता है। अब इंपोर्ट सर्टिफिकेट क्या है? यानी आप एक लीगल तौर पे एक इंपोर्टर हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है? यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो कहां से मैन्युफैक्चर है। सर्टिफाइड काउंसलर इनवॉइसेस यानी जो भी आप बिल भेज रहे हैं एक्सपोर्टर के पास, ठीक है, वो सारे बिल सर्टिफाइड होने चाहिए, लीगल होने चाहिए और सरकार की तरफ से उस पे एक स्टैम्प भी लगा होना चाहिए, ताकि वो आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सके। Penalties are imposed if for non-compliance of such documentation for and formalities। अगर आपके ये सारे पेपर पूरे नहीं रहेंगे या यूं कह ले कि आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा या एक प्रॉपर काउंसलेशन नहीं रहेगा, तो जिस भी देश से आप व्यापार कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस देश से आप हैं, दोनों देश आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। द पर्पज ऑफ काउंसलर फॉर्मेलिटीज। देखिए इसका मकसद क्या होता है कि देश की गुडविल को मेंटेन रखना। जब भी आप यहाँ से प्रोडक्ट भेजते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि उस कंपनी से प्रोडक्ट आया है। हमेशा बात वहां पे ये होती कि इंडिया से प्रोडक्ट आया है, अमेरिका से प्रोडक्ट आया है, जापान से प्रोडक्ट आया है, सऊदी अरेबिया से प्रोडक्ट आया है। तो कोई भी देश अपनी जो गुडविल को या ब्रांड वैल्यू को या इमेज को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो हर पेपर को बकायदा काउंसलर के तौर पे जांच पड़ताल करवा के तभी जो है उसको सेल करता है या उसको बेचता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट थ्रू ट्रेडिंग ब्लॉक्स। सम कंट्रीज फॉर्म रीजनल ग्रुप्स। देखिए जैसे आपने आसियान सुना होगा, ओपेक सुना होगा, सार्क सुना होगा, तो कुछ देश क्या करते हैं आपस में ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना के एक दूसरे से व्यापार करते हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि छोटे छोटे ग्रुप बनाने से उन देशों में आपसी कोऑपरेशन होता है, कल्चरल बेनिफिट होता है, साथ ही साथ वो जो प्रोडक्ट एक दूसरे से मंगाते हैं वो बहुत ही सस्ते दामों पे और ड्यूटी फ्री, कस्टम फ्री भी होता है। ऑन द अदर हैंड इट कैन कॉज अ कोऑपरेशन। ये आपसी सहयोग और आपसी तालमेल में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इज कस्टम रेगुलेशन। कस्टम रेगुलेशन में क्या है कि जितने भी देखिए आप अगर किसी भी प्रकार का ड्रग्स, मिनरल्स, बुलियंस, ये सब अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कस्टम ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, कस्टम प्रशासन ने। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपके गुड्स जो है सही सलामत आप जिस भी देश भेजना चाहे वो बेच सके। तो कस्टम के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन अंडर सच एक्ट। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा होता है, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है तो आप ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का ट्रेड करेंगे तो वो प्रोडक्ट अगर सरकार की नजरों में आ गए तो सरकार उनको सील कर देगा और साथ ही साथ आपकी कंपनी को सरकार ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है।
टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। देखिए, एक होता है स्ट्रेट ट्रेडिंग, रेफर्स टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट एजेंसी। देखिए, हमारे यहाँ दो तरीके की सरकारें चलती हैं, एक है राज्य सरकार, एक है केंद्र सरकार। हमने राज्य सरकार, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको भी छूट दे रखी है कि वो भी किसी दूसरे देश से जो है व्यापार करने में एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, तो कुछ स्टेट्स ने खुद ही कहा है कि वो ग्लोबल टेंडर निकाल के किसी दूसरे देश से व्यापार कर लेंगे। यानी वो अपने व्यापार के लिए केंद्र सरकार पे निर्भर नहीं रहेंगी। ठीक है, ऐसे ट्रेडिंग एक्ट को फ्रीडम और प्राइवेट पार्टीज बोला गया है। यानी इस जिसमें केंद्र सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनको एकदम फ्री कहा गया है। और इसमें प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, यानी एक स्टेट होता इन्वॉल्व होता है हमारे देश का, और जिस देश से व्यापार करते हैं वो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी हिसाब से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, देखिए फॉरेन एक्सचेंज, अब सारे जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फॉरेन एक्सचेंज का है, फॉरेन रिजर्व का है। देखिए, आप जब भी व्यापार करेंगे तो आप अपने देश की मुद्रा में व्यापार नहीं करते। या जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं, तो हम अगर चाहें कि रुपीज में ट्रेड कर लें, तो ये चीजें नहीं हो सकती। हमें फॉरेन रिजर्व और ट्रेड करने के लिए जो करेंसी डिसाइड की गई है वो है डॉलर। तो हमें डॉलर में ही ट्रेड करना होगा। डॉलर के अलावा और हम किसी करेंसी में व्यापार नहीं कर सकते हैं। कंट्रीज imposes वेरियस restrictions ऑन द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नड थ्रू इम्पोर्ट। सरकार जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा देती है अगर आपने बिना सरकार की अनुमति से इंपोर्ट किया और आपने काफी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा कर लिया है। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करने का काम सरकार का होता है, आरबीआई का होता है। ठीक है, आरबीआई एक सेंट्रल गार्जियन बैंक है सभी बैंकों की, तो ये सिर्फ आरबीआई कर सकता है। तो स्टेट्स के पास या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास ये अथॉरिटी नहीं होता है। और भी इसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, आपके फॉरेन रिजर्व को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, आपके कैपिटल को ब्लॉक कर दिया जाएगा टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। और आपकी जो करेंसी है उसके रेट्स को मेंटेन करने के लिए सरकार कई बार आपसे बोलेगी कि आपने जो भी फॉरेन रिजर्व कलेक्ट किया है आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दें, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दें। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ट्रेड बैरियर्स खत्म होता है। अब आपका सिर्फ ट्रेड में एक टॉपिक रह गया है, वेरियस ट्रेड डेफिनेशंस ऑफ राइटर्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है कल। थैंक यू सो मच।